जयललिता की बायोग्राफी पढ़ने के क्रम में हम पहुंच चुके हैं एक नए चैप्टर पर जिसका नाम है एक सितारे का जन्म। तो फिर जयललिता, जो फिल्म जगत से दूर रहने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ थी, पूरी तरह फिल्मों में कैसे आ गई, वो भी अपनी किशोरावस्था में ही। जब उसने फिल्मों की दुनिया में पहला कदम डाला, उसे मालूम नहीं था कि वह लोहे की जाली को पार कर चुकी है, जिसके परस्पर गूंथे तारों से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। फिल्म कर्णन के 100वें दिन का समारोह मनाया जा रहा था, जिसमें संध्या ने अभिनय किया था। जयललिता की मैट्रिकुलेशन की परीक्षा संपन्न हो चुकी थी और कॉलेज शुरू होने में अभी 2 महीने की देरी थी। संध्या ने जयललिता को भी अपने साथ ले लिया, जिसने पहली बार साड़ी पहनी थी। होटल वुडलैंड्स में जमा मेहमान यह देखकर हैरान थे कि संध्या की बेटी एक सम्मोहक सुंदरी बन चुकी है। जब समारोह में आए लोग रवाना हो रहे थे, मेजबान और प्रोड्यूसर B.R. पंथुलू ने उनसे थोड़ी देर रुकने को कहा, जब तक कि वे संध्या से थोड़ी बात कर लें। उन्होंने संध्या को बताया कि अगले ही हफ्ते वो अपनी नई कन्नड़ फिल्म की शूटिंग करने वाले हैं और वह उसकी बेटी को नायिका के रूप में पेश करना चाहते हैं। माँ और बेटी दोनों भौचक्की रह गई। संध्या ने, जो उस समय तक अपनी बेटी के फिल्में नहीं करने को लेकर दृढ़ प्रतिज्ञ थी, धीमे स्वर में कहा कि जयललिता को 2 महीने में कॉलेज ज्वाइन करना है। पंथुलू ने उसे भरोसा दिलाया कि तब तक शूटिंग पूरी हो जाएगी। अपनी बेटी के प्रतिरोध की आशंका के साथ संध्या जयललिता की तरफ मुड़ी और पूछा कि इस बारे में उसकी क्या राय है। जयललिता ने हाँ कहकर अपनी माँ को चकित कर दिया। शायद उसने ये सोचा हो कि स्कूल और कॉलेज के बीच की 2 महीने की अवधि को बिताने का यह एक मजेदार तरीका होगा। लेकिन पंथुलू से हुई उस दुर्भाग्यपूर्ण भेंट के बाद जयललिता को अपने आवेग में लिए गए फैसले के बारे में सोचने का शायद ही कोई मौका मिला हो। उसे तुरंत मैसूर के लिए रवाना होना पड़ा, जहां वृंदावन गार्डन्स में शूटिंग शुरू होनी थी। फिल्म न्यूज़ के लिए लिखने वाले पत्रकार फिल्म न्यूज़ आनंदन, जिन्होंने बाद में जयललिता के जनसंपर्क अधिकारी की भूमिका भी निभाई, मैसूर की एक घटना की चर्चा करते हैं जिसमें जयललिता एक निडर व्यक्ति के रूप में सामने आई। हालांकि उस वक्त उनकी उम्र मात्र 16 साल की थी। वह मंडियम अयंगर समुदाय से थी, जो कर्नाटक से आते हैं। लेकिन एक पत्रिका में छपे लेख में उन्हें यह कहते हुए बताया गया, मैं तमिल हूँ, मेरी माँ श्रीरंगम से है। इनसे कर्नाटक का कन्नडिगा समुदाय क्रोधित हो गया, जो उन्हें अपना मानता था। धमकियां मिलने के बाद उन्हें मैसूर के दशहरा कला महोत्सव में नृत्य का अपना निर्धारित कार्यक्रम रद्द करना पड़ा। 2 महीने बाद मैसूर के चामुंडी स्टूडियो में निर्देशक पंथुलू की फिल्म की शूटिंग के दौरान दशहरा कला महोत्सव के आयोजकों को भनक लग गई कि जयललिता वहां है और उन्होंने उनका विरोध करने का फैसला किया। स्टूडियो मैनेजर को जब खबर मिली कि करीब 100 लोग जयललिता की पिटाई करने के लिए स्टूडियो की ओर आ रहे हैं, तो उसने स्टूडियो के सभी द्वारों को बंद करवा दिया। लेकिन कुछ शरारती तत्व गेट के ऊपर से कूदकर स्टूडियो परिसर में दाखिल हो गए। उनके हाथों में डंडे थे और वे कन्नड़ में चिल्ला रहे थे, कहाँ है कुतिया। वे दरवाजे पर खड़े सुरक्षाकर्मियों और पत्रकारों से धक्का मुक्की करते हुए अंदर आ गए। पंथुलू ने उनसे कन्नड़ में बात की और चले जाने की विनती की, लेकिन वे मांग करते रहे कि खुद को कन्नडिगा नहीं बताने के लिए जयललिता माफी मांगे। जयललिता न तो विचलित हुई न ही डरी। उन्होंने विरोध करने वालों से आंख मिलाते हुए शुद्ध कन्नड़ में कहा, मैंने कुछ भी गलत नहीं कहा, मैं भला किस बात की माफी मांगू। मैं एक तमिल हूँ, न कि कन्नडिगा। इतने में वहां पुलिस आ गई, जिसने प्रदर्शनकारियों को समझा बुझाकर वहां से निकाला। अगले दिन तमाम तमिल अखबारों की हेडलाइंस एक जैसी थी कि कन्नडिगा प्रदर्शनकारियों ने जयललिता को जान से मारने की कोशिश की। मैसूर में अपनी पहली फिल्म की शूटिंग जयललिता के लिए मौज मस्ती वाला अनुभव रहा, लेकिन चेन्नई लौटने के बाद उन्होंने इस ओर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। दरअसल उनके पास शिक्षा मंत्रालय का एक पत्र आया, जिसमें मैट्रिकुलेशन की परीक्षा में उनके बेहतरीन प्रदर्शन को देखते हुए आगे की पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति की पेशकश की गई थी। इस पत्र को पाकर वे बहुत रोमांचित थी
और उच्च शिक्षा की अपनी योजना पर आगे बढ़ने को बिल्कुल तैयार थी। लेकिन तभी उनके पास प्रतिष्ठित निर्देशक श्रीधर की एक फिल्म में नायिका की भूमिका का प्रस्ताव आया। जब संध्या ने कहा कि श्रीधर के ऑफर को ठुकराना उनकी मूर्खता होगी, तो जयललिता को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने विरोध के स्वर उठाए। कई वर्ष बाद जयललिता ने एक इंटरव्यू में बताया, मैंने घर पर तूफान खड़ा कर दिया। मैंने झगड़ा किया, गुस्सा दिखाया, लेकिन मेरा भविष्य फिल्मों में तय हो चुका था। उन्हें अपनी जिद छोड़नी पड़ी क्योंकि संध्या ने बताया था कि उनकी आर्थिक स्थिति वास्तव में उतनी अच्छी नहीं है जितना मैं सोचती थी, या जैसा उन्होंने विलासितापूर्ण जीवन शैली में ढालकर बच्चों को यकीन दिला रखा था। संध्या के पास अपना ज्यादा काम नहीं आ रहा था और बचत भी खत्म होने पर थी। आंखों में कटी उस रात के बाद जयललिता ने महसूस किया कि वह अपनी मां की अनसुनी नहीं कर सकती, जिन्होंने परिवार की जिंदगी आरामदेह बनाने के लिए इतना परिश्रम किया था। और एक बार जब उन्होंने तय कर लिया कि उनका भविष्य फिल्मों में है और उन्हें अपने शिक्षा संबंधी सपने छोड़ देने चाहिए, जयललिता ने खुद पर थोपे गए करियर में अपना बेहतरीन प्रदर्शन करने की ठान ली। एक इंटरव्यू में उन्होंने इस पर रोशनी डाली, मैं बेरुखापन नहीं दिखा सकती थी क्योंकि मेरे अंदर एक बात तो है, जब मैं कोई काम करती हूँ तो अधूरे मन या उदासीनता के साथ नहीं, भले ही ये कुत्ते को नहलाने जैसा कोई काम ही क्यों ना हो। फिल्मों में काम के बारे में मेरी यही सोच थी। मेरे लिए कोई ठहराव का वक्त या संघर्ष का काल नहीं था। 2 भाषाओं तमिल और तेलुगु की फिल्मों में मुख्य नायिका की भूमिका के जरिए रातों रात में प्रसिद्धि और शानदार सफलता पा चुकी थी। इंटरव्यू की समाप्ति उन्होंने ये कहते हुए की, मैं इस दुनिया में कुछ भी कर सकने के लिए खुद को तैयार कर सकती हूँ। अपनी जिंदगी के उतार चढ़ाव के दौरान वह इस मंत्र पर कायम रही। जब वह श्रीधर की फिल्म में काम कर रही थी, निर्देशक पंथुलू ने उन्हें आयरथिल ओरवन के लिए साइन कर लिया, जिसमें वह अपने से 35 साल बड़ी लोकप्रिय स्टार एमजीआर की नायिका थी। तब वह मात्र 16 साल की थी। शूटिंग के दौरान एक दिन एमजीआर, जो दूसरे सेट पर शूटिंग कर रहे थे, अपने प्रशंसकों की भीड़ के साथ जयललिता के सेट पर आए। श्रीधर ने उसे आगे बढ़कर एमजीआर का अभिवादन करने को कहा। जब वह एमजीआर के सामने हाथ जोड़कर खड़ी थी, एमजीआर यह देखकर विस्मित हो रहे होंगे कि यह स्कूल गर्ल उनकी नायिका की भूमिका में थी। एमजीआर के साथ जो पहला दृश्य उन्हें करना था, वह सुहागरात का बेडरूम दृश्य था। वे शर्मा रही थी और बहुत घबरा रही थी। जब गीत क्या तुम शर्मीली हो का साउंड ट्रैक चला, तो वास्तव में वह भय से कांप रही थी। उसे सहज करने के लिए एमजीआर को अपने सारे मनोहारी तरीके इस्तेमाल करने पड़े। लेकिन अगले ही दिन फिल्म यूनिट यह देखकर चकित थी कि वही लड़की कुर्सी पर बैठी कोई किताब पढ़ने में तल्लीन थी और सेट पर आ रहे सीनियर कलाकारों को अभिवादन तक नहीं कर रही थी। पंथुलू फिल्म उद्योग में पालन किए जाने वाले शिष्टाचार पर जोर देते थे, इसलिए उन्होंने संध्या से कहा कि अपनी बेटी को व्यवहार कुशलता सिखाए। जयललिता अपनी मां पर गुस्सा थी और उन्होंने कह दिया कि यदि उन्हें यह नियम परंपराओं का पालन करना पड़ेगा तो वह फिल्म की शूटिंग जारी नहीं रख सकती। लेकिन यह निश्चित था कि उन्हें अपने इस विचार को बदलना होगा। जयललिता ने बाद में लिखा कि उनकी अपनी मां के साथ नियमित रूप से झड़पें होती थी, लेकिन हर बार अंत में संध्या की ही बात रहती थी। जयललिता को एहसास था कि अब संध्या के पास एकमात्र शख्स वही रह गई है। उनका भाई पप्पू स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से घिरा हुआ था और नियमित रूप से स्कूल भी नहीं जा पा रहा था। आगे चलकर बरसों बाद जयललिता ने अचानक पप्पू से संबंध तोड़ लिए और वह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ दूसरे मकान में शिफ्ट हो गया। जयललिता के मित्रों या उसके जनसंपर्क अधिकारियों में से किसी को भी उसके अपने भाई से, जिसका निधन हो चुका है, संबंधों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। श्रीमती कहती हैं, उसने हमसे अपने परिवार की कभी चर्चा नहीं की। उसके जन्मदिन की पार्टियों में भी उसका भाई कभी नहीं दिखा। यह अजीब बात है, क्योंकि अपने अपूर्ण संस्मरणों में, जो कुमुदम पत्रिका में सिलसिलेवार रूप से छपे, उन्होंने बहुत प्यार से बेंगलुरु में और बाद में चेन्नई में अपने भाई के साथ बचपन के मजाकों का जिक्र किया है। धीरे धीरे जयललिता फिल्म जगत में पालन किया जाने वाला प्रोटोकॉल सीख गई। वे सारे सीनियर कलाकारों का अभिवादन करती, अपना मेकअप किए रहती और अगले शॉट के लिए बुलाए जाने तक एक पुस्तक लिए किसी कोने में कुर्सी पर बैठी रहती। जब आयरथिल ओरुवन की शूटिंग चल रही थी, तमिलनाडु में हिंदी विरोधी आंदोलन उबाल पर था।
द्रविड़ मुनेत्र कड़गम डीएमके के सभी कैडर और सदस्यों से, जिसमें एमजीआर और अन्य अभिनेता शामिल थे, आंदोलन में भागीदारी की अपेक्षा की जाती थी। लेकिन यह सोचकर कि सेट से कलाकारों की अनुपस्थिति तमिल फिल्म उद्योग पर बुरा असर डालेगी, पार्टी प्रमुख सीएन अन्नादुरई ने उन्हें शूटिंग शेड्यूल का पालन करने की छूट दे दी। आयरतिल ओरुवन के कुछ दृश्य कर्नाटक में कारवाड़ के पास एक छोटे से टापू पर फिल्माए गए थे। एक दिन जब वह भूलवश गोवा में छूट गई, जहां फिल्म यूनिट रुकी हुई थी, बमुश्किल 17 की जयललिता ने सबको भौचक्का कर दिया जब वह एक मछुआरे की नौका पर सवार होकर उस टापू तक पहुंच गई। आयरथिल ओरुवन अत्यंत सफल फिल्म साबित हुई। इसने पक्का कर दिया कि एमजीआर और जयललिता की जोड़ी उस दौर में सर्वाधिक लोकप्रिय साबित होगी। हालांकि एमजीआर अपनी उम्र के 5वें दशक में थे और जयललिता अपने किशोर वय में। फिल्म जगत के कई लोगों ने जिस एक और बात पर गौर किया, कुछ ने भय के साथ तो कुछ ने अस्वीकृति के भाव के साथ, वह था जयललिता से एमजीआर का बढ़ता लगाव। जहां अधिकतर लोग इस पर टिप्पणी करने से बचते रहे क्योंकि एमजीआर अत्यंत ताकतवर शख्सियत थे, लेकिन उन्हीं के बीच एक आस्तीन का सांप भी था, आरएम वीरप्पन, आरएमवी, एमजीआर का निकट सहयोगी और फिल्म प्रोड्यूसर, जो ये कहते हुए किसी भी कीमत पर इस रिश्ते को तोड़ने के लिए कटिबद्ध था कि वह जयललिता नामक दुष्ट आत्मा से एमजीआर की रक्षा करना चाहता है। उसकी नजरों में जयललिता एक बहकाने वाली रूपसी थी। आरएमवी को इस बात का भान नहीं था कि जयललिता को लेकर खुद एमजीआर की भावनाएं बहुत गहरी हो चुकी थी। हालांकि राजनीतिक कारणों से वैसे सार्वजनिक नहीं कर सकते थे। यदि एमजीआर कॉन्वेंट में पड़ी एक लड़की पर, जो उम्र के लिहाज से उनकी बेटी हो सकती थी, आसक्त थे, तो वही आरएमवी पर इस रिश्ते को खत्म करने की सनक सवार थी। आरएमवी की दुश्मनी के मद्देनजर जयललिता अकेली और कमजोर दिख रही थी। कल हम पढ़ेंगे उनके नायक एमजीआर।